नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और खबर दोपहर में आज बात होगी लखनऊ टू दिल्ली बैठकों का दौर, आखिर इसका निकलेगा क्या निचोड़। दरअसल चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन हर खेमे में अब तैयारियां और पुरजोर तरीके से शुरू हो गई हैं। सपा ने पहले ही 3 लिस्ट में अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और आज लखनऊ में एक अहम बैठक सपा कार्यालय पर शुरू हो चुकी है। तो वहीं दिल्ली में यूपी को लेकर मंथन जारी है। कहां से कौन चुनावी गुल फूकेगा, इंडिया अलायंस और बसपा के ऑपोजिशन में कौन चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतरेगा, उसको लेकर आज बड़ी चर्चा होगी। तो लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हो रही है, तो वहीं दिल्ली में भी आज बीजेपी बड़ी बैठक करेगी। और अटकलें हैं कि आज जब दिल्ली में बीजेपी बड़ी और अहम बैठक करेगी तो इस दौरान प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर भी लग सकती है और आज हो सकता है कि 100 से 110 प्रत्याशियों के बीच की जो सूची है वो भी बीजेपी जारी कर दे। देखिए, बैठकों का दौर लगातार शुरू हो चुका है क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग की आज एक टीम यूपी दौरे पर पहुंची है। इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक है और अटकलें हैं कि जल्द ही अब आचार संहिता लग सकती है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उससे पहले हर एक पार्टी बैठक करके खुद को मजबूत कर रही है। वहीं जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज पीडीओ को धार देने की बात हुई है और साथ ही साथ चर्चा हुई है जिन सीटों पर किसे उतारना है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है यूपी को लेकर। यूपी में कौन कहां से चुनावी मैदान में उतरेगा, कौन अपनी कहां से दावेदारी पेश करेगा, किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, या यूं कहे किस सांसद का टिकट कटने वाला है। आज इन्हीं बड़े सवालों पर दिल्ली में चर्चा होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी इस बार 2014 के चुनावी नतीजों को दोहराना चाहती है। और अगर यूपी की बात करें तो सियासी लिहाज से यूपी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अकेले यूपी से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और इसी यूपी पर हर एक पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी मजबूत तरीके से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपना पूरा दमखम दिखा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की जब दिल्ली में बैठक होगी तो उसके बाद क्या कोई बड़ा ऐलान संभव है, और समाजवादी पार्टी अब अपने अंदर जो उसकी अंतर्कलह चल रही है उसको मिटाने के लिए ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, आज इन्हीं सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। केसी जैन, नेता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तारिक खान, नेता सपा, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं और पंकज रस्तोगी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी से करते हुए। केसी जैन जी, आज दिल्ली में यूपी को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। क्या माना जाए कि आज की बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान संभव है? केसी जैन जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हेलो जी, केसी जैन जी, आवाज आ रही है? जी, मिल रही जी, केसी जैन जी, सवाल दोहराती हूँ अपना कि आज दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है बीजेपी की। क्या माना जाए इस बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान संभव है? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग की बात है, लगातार मीटिंगें चल रही हैं। 2024 का इलेक्शन है और दूसरी बात ये कि अभी आप देखिए राज्यसभा के चुनाव में जिस प्रकार से तमाम सारे दलों के तमाम सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दिए, उसके साथ साथ देखिए कि चाहे आरएलडी हो, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखिए, और तमाम सारे कांग्रेस के घटक दल जिनको वो इंडी गठबंधन का घटक मान रहे थे, वो आज छिन्न दिखाई दे रहे हैं। चाहे वेस्ट बंगाल में ममता जी हो, चाहे नीतीश जी हो, आप देखिए बिहार में, और आम आदमी पार्टी का भी आप देखिए पंजाब में कोई समझौता नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर के अगर अखिलेश यादव जी का भी समझौता हुआ है तो एक सीट खजुराहो की दी है, जहाँ पे 8 लाख से ज्यादा वोट पा करके हमारा प्रत्याशी वहां से जीत करके आया, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मात्र 50,000 वोट वहां पर पाया था।
तो कुल मिलाकर के देखिए कहीं पे कोई गणित किसी की बन नहीं रही है। और भारतीय जनता पार्टी की बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के सब तरीके से पूर्ण रूप से तैयारी है और जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार दिखाई दे रही है। आप देखिए चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे धारा 370 हटाने की बात रही हो, हर जगह पे कांग्रेस आड़े हाथों लेती रही है। तो कांग्रेस का कोई वजूद बता नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें हुआ करती थी इनके पास में, आज राहुल गांधी जी तो हार ही गए हैं, साथ ही साथ आप देखिए सोनिया गांधी जी ने भी किनारा कर लिया और राज्यसभा चली गई है। तो इनके पास कुछ बताने के लिए बचा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सख्त रणनीति के द्वारा उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में 400 प्लस सीटें लेकर के आएगी और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें लेकर के आएगी। उन्हीं सारी चीजों पर मंथन हो रहा है, लगातार काम हो रहा है और कुछ नई चीजें सामने आ भी सकती है। बिल्कुल केसी जैन जी, इशारों में आपने कह तो दिया है कि कुछ नई चीजें सामने आ सकती है। अब शाम का इंतजार हमें भी रहेगा। लेकिन देखिए तारिक खान साहब, जहां दिल्ली में एक तरफ बीजेपी की बैठक हो रही है तो वहीं लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में क्या लगता है कि अंतर्कलह को मिटाना कितना जरूरी है? देखिए, जो लोग पार्टी के खिलाफ हैं वो पार्टी को छोड़ के चले गए या उन्होंने अपोजिशन में वोट दिया या बीजेपी को अपना राज्यसभा में वोट दिया, वो ठीक है, वो जाने। और उनके खिलाफ पार्टी जो एक्शन लेना होगा जरूर लेगी। और लोकसभा की चुनाव की तैयारी है तो बीजेपी को बताना चाहिए कि अपने अलायंस पार्टनर को कितनी सीट देंगे। ओपी राजभर 10 सीट मांग रहे हैं, तो क्या 15 सीट पे लड़ेंगे ओपी राजभर? संजय निषाद 20 सीट मांग रहे हैं, तो क्या 25 सीट पे संजय निषाद लड़ेंगे? अनुप्रिया पटेल 10 सीट मांग रही हैं, तो क्या 15 सीट पे लड़ेंगी? तो क्या खुद बीजेपी सिर्फ 5 सीट पे लड़ेगी? इन्होंने बताया अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ने काला, पीला, नीला, हरा रंगीन जोन बनाया था, ये सीट ये हार रहे हैं। तो वो सब सीटों पे क्या करेंगे? आरएसएस की रिपोर्ट है कि बीजेपी के 40-50 मौजूदा सांसद का टिकट काट देना चाहिए। तो वो सांसद लोग अब राजनीति नहीं करेंगे, जिनका टिकट कटेगा घर में बैठेंगे और रेवड़ी पट्टी बेचेंगे या कुछ और काम करेंगे, ठेला लगाएंगे, क्या करेंगे? इन सब के बारे में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि कितने टिकट काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि सवाल जितने घूम फिर के हम ही से पूछे जाते हैं। बिहार की स्थिति, रामविलास पासवान के बेटे कहते हैं मेरी माता जी लड़ेंगी और उनके भाई कहते हैं कि हाजीपुर से हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा वहां पर? तो इस तरीके की चीजें भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम है, मगर है सब जगह। हमारे यहाँ भी हम मानते हैं इस बात को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना मानती है ना उनसे कोई पूछता है कि आपके यहाँ क्या स्थिति है। अभी उन्नाव में सुब्रत पाठक और पाल एक मंत्री एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, पता है आपको? सुना होगा लोगों ने वीडियो। लेकिन जब बीजेपी के खिलाफ कोई वीडियो आता है तो लोग कान में रुई डाल लेते हैं, नहीं सुनना। वो गाली भी दे रहे थे। और एक बात है, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आजम खान साहब के बेटे की सर्टिफिकेट की वजह से सदस्यता रद्द हो गई कि उनकी उम्र कम थी। उस ऑडियो में मंत्री जी ये आरोप लगा रहे थे कि जो एसपी सिंह बघेल हैं इनके सांसद, वो एससी नहीं है। उनके पास 3 सर्टिफिकेट है, एक बैकवर्ड का है, एक वो ठाकुर है और वो बघेल एससी है भी नहीं। तो ऐसे तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग बनारस में बलात्कार कर सकते हैं, छूट है, बलात्कार कर दे, उनको 1 महीने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एडवांटेज है। इनके लोग लूट करें, डकैती करें, एडवांटेज है। इनके लोग फोन पे गाली दें, एडवांटेज है। हम लोगों को एडवांटेज नहीं है। हम लोग संविधान की जो धारा है उनमें बांधे गए और ये लोग संविधान की जो धाराएं हैं उनमें नहीं बांधे गए। ये उससे ऊपर उठे हुए लोग हैं। लोकसभा में मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां देने का इनके पास है। तो भाई जब इन लोग स्पेशल लोग हैं तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। न लेगी सरकार और न बात करेगी, न चर्चा करेगी कि मंत्री जी क्यों झगड़ा कर रहे थे, क्यों सतीश महाना का और वहां के 2 सांसदों से झगड़ा चल रहा है, उन्होंने मीटिंग बुलाई तो दोनों सांसद नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में ना कोई झगड़ा है, ना कोई सरफटौल है, कुछ भी नहीं है। तो इन सब चीजों को स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप सारे पुराने एमपी लगाएंगे या टिकट काटेंगे, तो टिकट कटने वाले क्या करेंगे? रेवड़ी पट्टी बेचने लगेंगे,
या चलिए फिर चले ठीक है जाएंगे तारिक खान बांग्लादेश, साहब, नेपाल, इसका भी बिहार, जवाब मैं लूंगी यहाँ से केसी चुनाव जैन जी से, लड़ेंगे। क्योंकि आपने बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन एक छोटा सा कमेंट पहले मैं पंकज रस्तोगी जी से लेना चाहूंगी। देखिए पंकज जी, बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, दिल्ली में बैठा गया, लखनऊ में बैठा गया, लेकिन इस बैठकों का निचोड़ क्या निकलेगा, बड़ा सवाल ये है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज बन चुकी है। और जिस तरह से 2010 से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने इतने आयाम स्थापित किए और तरक्की की ओर अग्रसर है, और इस बार जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को था और उसमें जिस तरह से उसमें पीडीए के लोगों ने जिस तरह से उसका विरोध किया, तो ये भी पब्लिक ने देखा है। और ये समझिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बैठकों का दौर जारी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है, यहाँ 80 लोकसभा सीटें आती है, तो उसका टारगेट ये है कि 80 में से 80 सीटें वो जीत की ओर अग्रसर रहे। इसके लिए तमाम प्रयास जारी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह के लोगों को टिकट दिया जाए कि वही चुनाव जीत सकें, इस तरह की रणनीति चल रही है। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से यहाँ सुशासन और भयमुक्त शासन का राज कायम किया है, वो उसको भी जनता देख रही है, उसका भी फायदा उसको मिलेगा। अभी आपने देखिए राज्यसभा के चुनाव में देखा जो 2 दिन पहले संपन्न हुआ है, उसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपने कोंबे को नहीं संभाल पाई और उसके कई विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और क्रॉस वोटिंग किया। तो ये सब तमाम चीजें प्रदर्शित करती हैं कि समाजवादी पार्टी में आंतरिक कला विद्यमान है और ये चल रहा है। ये इसकी परिणति कितना कारगर होगी ये तो सामने आएगा। और जिस तरह से कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हुआ है, तो कांग्रेस के वोट कितने डिलीवर होते हैं समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस के वोट कितने डिलीवर होते हैं सपा को, ये भी देखने वाला सब्जेक्ट रहेगा। और जिस तरह से आप इसकी बात करें तो ये देखिए अभी एसपी सिंह बघेल की बात हो रही थी, तो एसपी सिंह बघेल का मुद्दा पहले भी उठ चुका है, पहले भी आज से कई साल पहले भी उठा था, उसका पटक्षेप हो चुका है। तो इस बार बार एक ही मुद्दे को बार बार उसी मुद्दे को उठाना और उसकी बात करना ये बिल्कुल कोई न्याय संगत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी देखिए जिस तरह से कार्यकर्ताओं के बेस पे और जिस तरह से वो अग्रसर है और जिस तरह से वो तमाम रणनीति को लेते हुए चल रही है, उसका टारगेट है 400 पार। तो कांग्रेस ने राजीव गांधी के नेतृत्व में 414 सीटें लोकसभा में हासिल की थी। बीजेपी का लक्ष्य ये है कि जो है इस बार 4 से 14 से ज्यादा सीटें निर्धारित की जाए। तो जो लक्ष्य लेके चलते हैं और पहले दिन से ही लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाते हैं और कार्यकर्ता एक बीजेपी का इतना बड़ा जनाधार है कि वो हर जगह उनके लिए तटस्थ खड़े रहते हैं। और कोई भी सरकार है, एक बात आप और ध्यान दीजिएगा मुस्कान जी, तमाम पार्टियां आई गई, उत्तर प्रदेश की सत्ता की बात करें, लेकिन बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी 14 साल सत्ता से बाहर थी उत्तर प्रदेश में और उसके 2017 में वो पदारूढ़ हुई, लेकिन कार्यकर्ता उसको छोड़ के नहीं गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि इस तरह सबको बांध के रखना और सब वो अपनी नीतियों से सबको नहीं। लेकिन देखिए पंकज रस्तोगी जी, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जैसे अंतरात्मा की बात अभी इस बीच हमने चुनाव में बहुत ज्यादा सुनी, जब राज्यसभा के लिए मताधिकार का इस्तेमाल हर एक विधायक करने पहुंच रहे थे, तो ये सिर्फ बांधने की बात नहीं होती है, कार्यकर्ताओं का अपनी जो अंतरात्मा है उसकी क्या आवाज होती है ना, इसको भी सुनना उन्हें जरूरी है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप अगर डिलीवरी कर रहे हैं, आप अगर जनता को सब चीजें डिलीवर कर रहे हैं, तो ये सब लोग देख रहे हैं। और रहा सवाल बलात्कार और इस तरह की घटनाओं की बात करें, तो समाजवादी पार्टी के राज में तो बहुत सी घटनाएं होती थी और ऐसा हुआ है। अभी 2022 के ही चुनाव में वहाँ एक उन्नाव के नेता, उनके घर से दलित लड़की के बलात्कार के बाद जो है लाश बरामद हुई। ये सब तमाम चीजें हैं, जनता देखती है, सब जानती है। और मुलायम बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जनता देखती है, जनता सब जानती है। अरे फिर पुरानी बातों को क्यों लेके आना? अभी आप कह रहे थे कि पुरानी बातों को तारिक खान साहब ला रहे हैं, अभी तो पुरानी बातों को ला रहे हैं। खैर पुरानी बातों पे नहीं जाते, लेकिन केसी जैन जी, तारिक खान साहब कह रहे हैं कि जिस अंतरकला को आप मुद्दा बनाते हैं वही अंतरकला तो आपकी पार्टी में भी चल रही है। अनुप्रिया पटेल कह रही है हमें 10 सीटें चाहिए, राजभर साहब कह रहे हैं हमें 15 चाहिए। तो आप अपनी अंतरकला निपटा पा रहे हैं या नहीं निपटा पा रहे हैं? क्या दिल्ली में आज ये अंतरकला निपट जाएगी? नहीं, देखिए अब समाजवादी पार्टी के पास बताने के लिए कुछ है। और अभी हमने आपसे एक बात का जिक्र किया कि गठबंधन के नाम पर कांग्रेस केवल लेना चाहती है। लेने के नाम पर जो एक सीट खजुराहो की दी है, वहां पे हमारा प्रत्याशी 8 लाख वोटों से जीत करके आया था। समाजवादी पार्टी को मात्र 50,000 वोट मिले थे। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की खजुराहो में क्या स्थिति होने वाली है
इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना उनका वोट है। और इसके पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी जब 6 सीटें मांगी तो कांग्रेस ने 6 सीटें भी देने के लिए नहीं तैयार हुई, जबकि समाजवादी पार्टी ने तो उनको 17 सीटें परोस दी एक तरीके से। और कांग्रेस का आधार क्या उत्तर प्रदेश पे, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जो यहाँ पर चुनाव जीत जाया करती थी, तो राहुल गांधी जी तो पहले चुनाव हार गए, बची सोनिया गांधी जी और राज्यसभा चली गई। दूसरी बात, अरे केसी जैन जी, दूसरी बार आप इस बात को रिपीट कर रहे हैं। सवाल तो सुनिए ना, मेरा सवाल ये था कि जो आपके अंतरकलह चल रही है एनडीए अलायंस में, क्या आज दिल्ली में वो अंतरकलह दूर हो जाएगी क्या? क्योंकि तारिक खान साहब तो यही कह रहे हैं ना कि 10 सीटों की मांग अनुप्रिया पटेल कर रही हैं, 15 सीटें राजभर साहब चाह रहे हैं, तो क्या ये अंतरकलह दूर होगी आज? नहीं, देखिए मैं उसी का जवाब आगे दे रहा था, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आपके सवाल को ही, कि देखिए जिस अंतरकलह की बात विपक्षी दल कर रहे हैं, तो देखिए ये अलग अलग चुनाव, मैंने 6 सीटों का नाम क्यों लिया, इसीलिए लिया कि जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, तब सारे दल आमने सामने आ जाते हैं और सवाल उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंतरकलह पर। भारतीय जनता पार्टी के जो भी घटक दल हैं वो कहाँ पर आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश में अलग चुनाव लड़ रहे हैं और जब सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होता है तो साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए हमारे वहां ना कोई अंतरकलह है, ना कोई मुखर विरोध है, ना कोई सामने आ रहा है, लेकिन हाँ अपनी कमियों और गलतियों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं विपक्षी इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में भी तकरार कहीं ना कहीं दिखाई ये शो करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि तकरार जैसी कोई स्थिति नहीं है। और माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है, उत्तर प्रदेश पे 80 की 80 सीटें और हमारा जो एनडीए गठबंधन है 400 प्लस, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस सीटें लेकर के आने वाली है। बिल्कुल ठीक है तारिक जी, साफ तौर पर केसी जैन जी कह रहे हैं कि आप कितने भी बैठ के कर लीजिए, कोई इसका नतीजा नहीं निकलने वाला है, बेनतीजा होगी, पूरी 80 सीटें हम ला रहे हैं, और वो खंडन कर रहे हैं आपके आरोपों पर। नहीं, जैसे अंतर्यामी है, बैठकों का कोई फायदा नहीं है। तो 1980 से बीजेपी ने कितनी बैठकें की होंगी, उसका क्या फायदा मिला? देखिए जो पार्टियों का ये अधिकार है उस पर सवाल नहीं, ये बीजेपी, मैंने सवाल उठाई कि आप अंतरकलह को दूर करने या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मैंने उस पर सवाल उठाया। मीटिंग करिए, वो तो आपका अधिकार है, हमारा मीटिंग करना अधिकार है, हम लोगों को बुलाएंगे, उनको समझाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करेंगे, बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या हथियार आपको देना है, जो आपको शब्द जाकर बोलने हैं जनता के बीच में, क्या बताना है। अभी साहब कह रहे थे राजनीतिक विश्लेषक की एसपी सिंह बघेल का मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे हैं। माननीय स्वर्गीय नेताजी, श्रद्धेय नेताजी के अंगरक्षक रहे वो, हम क्यों उठाएंगे? बीजेपी का मंत्री और सांसद एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं एसपी सिंह बघेल के बारे में। अगर मैं उसका हवाला देकर बता रहा हूं तो सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, मैं चैनल के द्वारा इन्फॉर्म कर रहा हूं कि बीजेपी के नेता सर उठौल कर रहे हैं और अपने एक मंत्री को, जो कि शायद कानून मंत्री है इस टाइम, उनको कह रहा है कि उसका एससी सर्टिफिकेट फर्जी है। कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, जैसे आप इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जनता को माध्यम है, ऐसे ही मैं एक माध्यम बना कि अगर ये आरोप मैं लगाता कि एसपी सिंह बघेल का जो सर्टिफिकेट है फर्जी है तो मेरा आरोप होता। ये तो ऑडियो वायरल हुआ। अरे सुनिए ना तारिक खान जी, आप एसपी बघेल पे नहीं जाते हैं, मैंने पंकज जी को भी रोका, मैं आपको भी रोकूंगी। साफ तौर पर केसी जैन जी ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में तो कोई अंतरकलह नहीं है, वो तो आपके सभी आरोपों का खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मिशन 80 के लक्ष्य जो हमने हासिल किया है वो हम हासिल करने वाले हैं, जीतने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है मैं जवाब देता हूँ इसका। एसपी सिंह बघेल की बात उन्होंने की थी, इसलिए जवाब देना जरूरी था, क्योंकि वो आज का टॉपिक नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि मैं टॉपिक से दाएं बाएं होना पसंद नहीं करता। देखिए आपका सवाल एकदम जायज है, मैं कह रहा हूं आप फिर क्यों काला पीला नीला जोल बनाए थे? पहली बात बना, इसका मतलब है कि सीटें खतरे में है। क्यों कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर कई सांसदों को का टिकट काटा जाएगा, उनके क्षेत्र बदले जाएंगे, इसका मतलब है कि उनकी रिपोर्टिंग गड़बड़ है। मैं ये कह रहा हूं कि और अगर एक तरफ आप कहते हैं कि 80 की 80 कंफर्टेबली आप जीत भी रहे हैं, तब आपको 7-8 विधायकों की भी जरूरत है। हमारी पार्टी को
को तोड़ने की भी जरूरत है और तमाम छोटी छोटी पार्टियों को मिलाने की भी जरूरत है। तो आप एक तरफ मजबूत भी हैं, 80-80 में जीत भी रहे हैं, 80 में 80, फिर आपके यहाँ सांसदों के टिकट भी बदले जा रहे हैं। आरएसएस की रिपोर्ट है कि आपके करीबन अच्छा तारिक जी, आप एक सेकेंड, तारिक जी, आप केसी जैन जी पर तो सवाल उठा रहे हैं कि वो छोटे छोटे दल को मिला रहे हैं, आपके पार्टी को तोड़ रहे हैं। अगर आप भी इतने मजबूत थे तो फिर आपको अलायंस की जरूरत क्यों पड़ी भाई? आखिरकार लड़ाई तो कुर्सी की ही है ना। अगर कुर्सी के लिए गठबंधन हो रहा है, वो अगर आपकी पार्टी के विधायक उनके पास जा रहे हैं तो क्या वो दरवाजे बंद कर दें? लड़ाई कुर्सी की है, मानते हैं ना आप? ये लोकतंत्र है, कोई कहीं जा सकता है। मगर आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम 80 में 80 जीते हैं, ये बात गलत है। जिताएगी जनता। जनता के ऊपर डिक्टेटरशिप कर रही है। जनता को बता रहे हैं कि हम 80 जिता, हमें 80 जिता के देना है, जबरदस्ती देना है, नहीं तो बहुत मारे। ये आपकी लोकतंत्र में हैसियत नहीं है ये कहने। ठीक है, रुकिए केसी जैन जी भाई, अभी तक तो आप विपक्षियों पर प्रेशर करते थे, ईडी सीबीआई। मैं कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, 10 सेकंड में प्लीज, 10 सेकंड में। हम जनता के बीच में हाथ जोड़ के जा रहे हैं कि भैया हमारे जातिगत जनगणना एक मुद्दा है जी। हम ओपीएस की बहाली करेंगे, हम अग्निवीर जैसी योजना खत्म करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, हमको लाइए। हम ये 14 लाख करोड़ अमीरों का कर्जा माफ किया, हम गरीब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 2000 रुपया नहीं देंगे 3 महीने में। तो ये जनता के पास जा रहे हैं, ये आदेश दे रहे हैं जनता को। हम जनता को से आग्रह कर, अनुरोध कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं। फर्क इतना है, 80 व्यक्ति जीतो, जिताओ जिताओ, नहीं मारेंगे बहुत। आपकी हैसियत क्या है भाई? लोकतंत्र चाहिए क्या? ठीक है, हम 80 जीत गए, अरे आप कैसे जीत गए अभी से भाई? ठीक ईवीएम में फीड कर लिया क्या? चलिए ठीक है, रुकिए तारिक खान साहब, अब जवाब भी लेते हैं ना। केसी जैन जी, अभी तक तो आप विपक्षों को ईडी सीबीआई का डंडा देते थे, क्यों भाई अब आप जनता को भी प्रेशर कर रहे हैं क्या कि हम ही को दो, वरना तो आप भी गए काम से? नहीं, देखिए ये कितना भी प्रोपेगेंडा क्रिएट कर लें जी, और जिसकी ये बात अभी तारिक साहब कह रहे थे कि ये 80 की 80 जीतने का कैसे दावा कर रहे हैं, तो देखिए जिस प्रकार से अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिसमें जो है राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ भी था, और ये सारे लोग ये चुनाव हार गए, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तब ये दावा कर रहे थे नहीं 5 की 5 राज्यों में चुनाव हम जीत रहे। और इसके पहले जब 5 राज्यों में चुनाव थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित, तो कांग्रेस का कहीं पे खाता नहीं खुला, समाजवादी पार्टी का कहीं पे कोई खाता नहीं। तो देखिए जब आप दावा करते पूरे 5-5, 10-10 राज्यों को जीतने का, तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि भाई 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, तो वो अपने काम के आधार पर जीतेंगे। और अभी 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, तो आप अपने परिवार की 5 सीटें हार गए। याद है आपको? नहीं याद है? तो चाहे डिम्पल जी हो, चाहे अक्षय जी हो, चाहे धर्मेंद्र जी हो, सब अपने परिवार की सीटें आप हार गए। और 5 सीटें कौन सी जीते? अतिरिक्त 5 सीटें आप किसी तरीके जीत पाए। और आज की डेट में आपको आज वो भी 5 सीटें आपके पास नहीं है। कांग्रेस के पास 2 सीटें हुआ करती है, उसमें से 1 बची, वो भी राज्यसभा चली गई। तो देखिए पूरा की पूरा मैदान बिल्कुल खाली है। जनता ने हमारे काम पर भरोसा जताया है, और हम जिस तरीके से जनता के लिए खड़े हैं, अभी किसानों की बातें कर रहे थे, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए के सर्टिफिकेट समाजवादी पार्टी ने बांटा था, इनको याद है कि नहीं याद है? 25,000 करोड़ रुपए गन्नों का किसानों का गन्ना भुगतान छोड़ करके चले गए, इनको याद है कि नहीं याद है? जिसका भुगतान करने का काम माननीय योगी जी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों को अब तक की किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिया है। हम प्रति किसान को 6,000 रुपए वार्षिक भेज रहे हैं उनके खाते में। 18वीं किस्त जारी हो चुकी है 2-3 दिन पहले। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो काम किया, जमीन पे काम किया है, हकीकत में काम किया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता बार बार चुन रही है, और माननीय मोदी जी के कामों पर, माननीय योगी जी के कामों पर, माननीय अमित शाह जी की जो काम किए और बातों पर विश्वास कर रहे हैं। पहले हम केवल और केवल सारी चीजों के लिए फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे। आज हम अगर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, आज अगर भारत इंपोर्ट के बजाय अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है, हथियार, और तो ये छोटी बात नहीं है। आज भारत देश अगर 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है, तो छोटी बात ये नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर हमारे संबंध मजबूत हुए हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। तो देखिए भारत देश उभर करके एक बड़ी शक्ति बनकर के उभर करके लगातार सामने आ रहा है, और जनता ने माननीय मोदी जी के काम पर मोहर लगाई है। चाहे 2014 का इलेक्शन हो, चाहे 2019 का इलेक्शन हो, और उत्तर प्रदेश में आप देखिए चाहे 2017 का इलेक्शन रहा हो, चाहे 2022 का इलेक्शन रहा हो, जनता ने भरपूर सहयोग किया
और भरपूर समर्थन दिखाया भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसलिए हम कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें हम जीत करके आएंगे और आपके जो काम थे वो भी ढकोसला साबित हुए, आपका जो गठबंधन है वो भी ढकोसला साबित हो रहा है। तो आप तो पहले से फ्लॉप है ना, एक दूसरे की कमियां गिराती 6 महीना पहले बच्चों। ठीक है तारिक जी, केसी जैन जी कह रहे हैं आप करें तो जायज और हम करें तो नाजायज हो जाएगा। वो जब आप जीत का दावा करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, आप मजबूती से कहते हैं कि हम विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव जीतेंगे, लेकिन जब वो दावा बीजेपी करती है तो आप फिर से कह रहे हैं कि क्या आपने ईवीएम में सब कुछ छेड़छाड़ कर दी क्या? ये कैसे जायज हो गया भाई? मैंने ईवीएम की बात नहीं की। अभी आपने ईवीएम का जिक्र किया, क्या बात कर रहे हैं तारिक जी कि ईवीएम में लोड कर दिया क्या? ईवीएम कहा, मैंने ईवीएम को छेड़छाड़ के मतलब से नहीं कहा। मैंने ईवीएम बिल्कुल बोला, मैंने कहा आप ईवीएम को या जनता को निर्देशित कर रहे हैं कि हमें इतनी सीट चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सभी, जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है तो वो अपने टारगेट सेट करे, आप टारगेट सेट करिए। आप एक तरफ 80 में 80 जीत भी रहे हो, हम तो कह रहे हैं कि हमें लोगों की जरूरत है, हमें और मजबूत होने की जरूरत है, अपने आप को और मजबूती लाने की अपने अंदर जरूरत है। आप तो चिल्लाते हो आप एकदम मजबूत हो, बहुत स्ट्रांग हो, तो क्यों आप बता रहे हो कि 20-40 टिकट हम बदलेंगे? खबरें आती है ना, सूत्र, आप लोगों के यहाँ एक वर्ड यूज होता है सूत्र, आपको भी सूत्र से पता चलता होगा। कई एमपीओ के रिपोर्ट कार्ड खराब है, टिकट बदले जाएंगे। तो जब मोदी जी के नाम पे सब वोट मिल रहा है तो क्यों टिकट बदल रहे हो? इसका मतलब है कि आपकी स्थिति कई जगह खराब है। तो जब जहां स्थिति खराब है तब 80 में 80 कहां जीत पाओगे? बिल्कुल, तब कहां जीत पाओगे? तो जहां खराब है, जैसे हम तो नहीं कहते कि हम सब जगह मजबूत हैं, ये बताते हैं सारी सीट पे मजबूत है। तो जब सारी सीट पे मजबूत हो तो काला पीला नीला जोन क्यों बना? क्यों हुआ आरएसएस ने कहा कि 20 सीटों की जो है स्थिति बहुत खराब है? क्यों आप ये कह रहे हैं कि कई सांसदों के टिकट बदलेंगे? इसका मतलब है कोई रणनीति है। ऐसे हमारी भी पीडीए रणनीति है। बिल्कुल, हम 80 सीटों पे लड़ने की जनता से अनुरोध करेंगे कि हमारे सांसदों को जिताइए, तब हम इन मुद्दों को लागू करवाएंगे केंद्र सरकार में। ठीक है, चुनाव है, यहां पर यह है कि जनता से कहा जा रहा है हाँ हाँ बस हम 80 सारी जीत लिया, आप कहां चुनाव बचे? भाई चुनाव तो आने तो दीजिए। घोषी हुआ, आप एक विधायक हमारा तोड़ के ले गए, जनता ने पलट के करारा जवाब दिया। घोषी किसी समाजवादी को थी, समाजवादी को वापस कर दी। अगर हिम्मत है तो ये 7-8 जनी चुनाव करा के दिखा दे। जब विधानसभा चुनाव होता है तो पार्टी को भी जनता वोट देती है और कैंडिडेट को भी वोट देती है, दोनों देखती है। सिर्फ कैंडिडेट नहीं देखती, सिर्फ पार्टी नहीं देखती। अगर यही हो तो इनके 90% सांसद विधायक हार जाएं, जीत ना पाए, जमानत ना बचा। बिल्कुल, चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बैठकों का दौर जारी है और सियासत भी ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन कर रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में मिली झटके के बाद सपा सुप्रीमो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और यही वजह है कि अब वो लगातार बैठकों के जरिए नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के, अपने विधायकों के, अपने नेताओं की। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार चुनावी राह पर निकल चुकी है, सक्रिय हो चुकी है। आज दिल्ली में एक महामंथन होगा और कहा जा रहा है कि इस महामंथन में तकरीबन 100 से 120 के बीच के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी और इसमें सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का हारी हुई सीटों पर होगा। अब बैठकों का निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या बैठक के बाद बीजेपी बड़ा ऐलान करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी और मुझे दे इजाजत, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।